हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने मॉलिक्यूलरिटी कंसेप्ट को डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो क्या चीज है। एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसे हमने एलिमेंट्री रिएक्शन बोला था। उस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या होती है कि जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो कोलाइड कर रहे होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था और हमने देखा था कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 0 नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो आज जो है नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो, लास्ट क्लास हमने देखा था कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। आज हम देखेंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, क्या उसका यूज होता है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज है, पहले उससे कि पहले समझें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, देखो लेट्स सपोज आपके पास एक रिएक्शन है N1A जो कि प्रोडक्ट बना। ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, डिकम्पोज हो रहा है और कुछ प्रोडक्ट बना रहा है। N1 जो है वो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और A क्या है, रिएक्टेंट। ठीक, अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट लिखता हूं तो एक हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था लास्ट क्लास में। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो रेट लॉ जो हमने पढ़ा था वो क्या था, रेट इज इक्वल्स टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले हमने पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखो, ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, अब जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या चीज होती है, बड़े ही ध्यान से समझना। ये कैसी चीज है, ये आपको समझ आनी होगी तो पहली बार में ही आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो आप कम से कम इसको 8-10 बार समझोगे फिर भी कहोगे कि भाई अभी भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना ऑर्डर क्या चीज होती है। पहली चीज तो ये कि यहां पर अगर हमने एक चीज तो देख ली कि रेट, अगर हम और रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के, यानी कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करूंगा तो रेट भी बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन इसकी चेंज करूंगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करी तो रेट भी बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर यहां पर मैंने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो रेट हो सकता है बढ़े, हो सकता है घटे। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ भाई, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो घट कैसे सकता है। ठीक है, तो आप यहां पर एक चीज देखें कि इस कॉन्सेंट्रेशन की हमने कुछ पावर भी कर रखी है। इस पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंज करने पर रेट कितना चेंज हो रहा है। आप कहोगे कि वो तो फिक्स होगा, वो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल है। तो ये जो इसकी पावर हम करते हैं इस रिएक्टेंट की, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन हमने यहां पर लिखा है, इसकी पावर अगर मैं x कर देता हूं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं है। तो इस पावर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी तो ऑब्वियसली समझ में नहीं आया होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, यहां पर ये हमें एक चीज मालूम है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू दी पावर समथिंग, कुछ पावर है उसकी। ठीक है, उस पावर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें बताता क्या है, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें क्या बताता है कि इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर रेट पर क्या फर्क पड़ रहा है, वो हमें बताता है ये ऑर्डर। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो रही है कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर रेट कितना बदलता है, बढ़ता है, घटता है, क्या होता है, वो ये पावर ही तो डिसाइड करेगी। अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन को मैं 10 गुना कर दूं और रेट पर कोई फर्क ही ना पड़े, हमने क्या बोला कि कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं 10 टाइम्स कर दूं रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ऐसा कब हो सकता है,
जब इसकी पावर x जो है वो 0 के इक्वल। मतलब समझ रहे हो कि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन में जितने टाइम्स मर्जी कर दूं, चाहे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, अगर इसकी पावर 0 ही हुई तो किसी की भी पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल। यानी कि ये a जो है इसकी पावर x है, अगर इसको मैं 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, जितने मर्जी गुना कर लूं, अगर x इक्वल टू 0 है तो a की पावर 0 हमेशा किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। यानी कि इसकी पावर अगर 0 होगी तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जितना मर्जी बदल लो, रेट पर तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इस ऑर्डर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर रेट कितना बदलेगा भी सही या नहीं, वो भी इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसको चेंज करने पर आपका जो रेट है वो बढ़ता है, घटता है या सेम रहता है, वो हमें बताता है ऑर्डर। ठीक है, तो पहली चीज इसको अगर हम डिफाइन करें तो व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है कि जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन है, इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ वी कैन क्लियरली सी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू दी पावर, और जो ये पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। और इस ऑर्डर की सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, और वो सिग्निफिकेंस क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर रेट कितना बदलता है, ये हमें बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आइए इसको डिफाइन कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इन द एक्सप्रेशन of rate law, the rate of reaction is directly proportional to the concentration raised to the power। ठीक है, raised to the power, and this power is the order of reaction। यही पावर ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। और दूसरी बात ये, मान लो आपके पास रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो, फिर कैसे बताओगे भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो एक से ज्यादा है, जैसे मान लो आपके पास ये इक्वेशन है N1A प्लस N2B गिव्स आउट प्रोडक्ट। अगर एक से ज्यादा हो गए तो यहां पर अगर मैं रेट लिखूंगा तो रेट किसके इक्वल होगा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, और इसकी पावर होगी कुछ, ए की भी कुछ पावर होगी x, बी की भी पावर होगी कुछ y। तो ये जो दो पावर्स हैं यहाँ पर, इन दोनों का सम x प्लस y, इनका सम जो है वो ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर तो एक ही रिएक्टेंट है तो उसकी जो पावर है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और अगर रिएक्टेंट आपके एक से ज्यादा है तो उनकी पावर को क्या करोगे? ऐड कर दोगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज है। ठीक है, और कुछ बातें और जान लेते हैं हम इस ऑर्डर के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज कि जो ऑर्डर होता है, हमने जैसे मॉलिक्युलैरिटी पढ़ी थी, मॉलिक्युलैरिटी हमने बोली थी कि वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, बट ऑर्डर कितना भी हो सकता है भाई, 3, 4, 5, 6, 7 कितना भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कोलिजन वाला कोई फैक्टर नहीं है। जैसे मॉलिक्युलैरिटी में हमने देखा था कि वहां पर तो रिएक्टेंट्स कोलाइड कर रहे थे, एक डिफरेंट कंसेप्ट था, बट ऑर्डर जो है, ऑर्डर कितना भी हो सकता है। ठीक है, कि हम ऑर्डर क्या बता रहे थे कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर रेट कितना बदलता है, ये हमें बताती है इसकी पावर। तो पावर तो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो जो और सबसे बड़ी बात, ये जो ऑर्डर है वो 0 भी हो सकता है। ठीक है, आपने मॉलिक्युलैरिटी पढ़ी थी, वो 0 नहीं हो सकती, बट ऑर्डर जो है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, और
एक और चीज, मोलिकुलरिटी जो थी वो तो हमने क्या बोला था, वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। रिएक्शन देखते थे और बता देते थे कि अगर उसके अंदर जितने रिएक्टेंट प्रेजेंट है उतनी उसकी मोलिकुलरिटी, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होती है तो, ठीक है। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। कैसे, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये क्या बताता है हमें कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर रेट कितना बदल रहा है, ये हमें बताती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब कॉन्सेंट अगर आपको पता लगाना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इस कॉन्सेंट्रेशन का और इस रेट का कुछ डाटा होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन को मैंने इतने टाइम्स कर दिया तो रेट कितना चेंज हुआ, उस अकॉर्डिंग हम ऑर्डर डिसाइड करेंगे। कैसे करते हैं, आइए थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, थोड़ा दिमाग खोल लो अपना, थोड़ा लेवल हाई जाने वाला है, थोड़ा आपको समझना है तो अपना पूरा फोकस यहीं पर डालो। देखो अगर हमने बोला रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a टू द पावर x, ठीक है। x जो है वो है हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और वही हमें पता लगानी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। अगर मान लो आपको एक कोई डाटा गिवन है जहां पर आपको क्या बोल रहा है कि a जो है, जो कि कॉन्सेंट्रेशन है, इस a को मैंने 2 टाइम्स किया, a को 2 टाइम्स करने पर जो रेट है रेट सेम रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, ठीक है। कैसे पता करें, हमें क्या बोला कि a को अगर मैं 2 गुना कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट के, इसको 2 गुना करने के बावजूद रेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जितना पहले था उतना ही अब है, ठीक है। हालांकि यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था तो ये 2 टाइम्स करने पर ये भी जरूरी तो नहीं है ना हमेशा 2 टाइम्स होगा, क्यों, क्योंकि इसकी कुछ पावर भी है, ठीक है। अगर इसको 2 टाइम्स करने पर ये चेंज नहीं हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि इसकी पावर जो है x वो क्या होगी, 0। समझ रहे हो ना। इसको अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं यानी कि रेट मान लो पहले r है, रेट इज इक्वल टू r एंड जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मान लो a है, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं, रेट r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, a टू दी पावर x, ठीक है। ये तो था इनिशियली, ये r है और ये a है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको 2 टाइम्स कर दिया, बट इसकी पावर क्या है, x है, ठीक है। क्या बोला, इसको 2 गुना करने पर ये बदला ही नहीं, उतना ही है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब इस x की पावर क्या हो 0, ठीक है। इस x जब 0 के इक्वल होगा तभी जो रेट है वो किसके इक्वल आएगा, 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1 के, क्योंकि अगर इसकी पावर 0 हो जाएगी तो इसको जितनी बार मर्जी आप बढ़ाते चले जाओ रेट वही ही रहेगा, r के इक्वल ही रहेगा। उसका इस a की कॉन्सेंट्रेशन से ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। a की कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओ घटाओ जो मर्जी करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम 2 टाइम्स कर देते हैं तो 2 टाइम्स करने पर भी अगर रेट नहीं बदल रहा है तो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि x क्या है, 0 है, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट देखिए, एक तो हो गया ये केस 1 जहां पर a 2 टाइम्स किया रेट सेम रहा, 2 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, कितने टाइम्स मर्जी करते चले जाओ वो हमेशा क्या रह रहा है, हमने डाटा देखा कि इसको मैंने 2 गुना किया, 4 गुना किया, 6 गुना किया, रेट हमेशा ही सेम है। तो वो सेम सिर्फ तब हो सकता है जब इसकी पावर क्या हो, 0 हो, ठीक है। अब आइए सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। अब सेकंड केस में रिलेशन वही है हमारे पास। अब आपके पास कुछ डाटा गिवन है और वो डाटा क्या दे रखा है आपको बोल रहा है कि A जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मैंने 4 टाइम्स किया तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो रेट है वो भी क्या हो रहा है, 4 ठीक है। क्या बोल रहा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने 4 टाइम्स कर दी तो रेट भी 4 टाइम्स हो रहा है। ऐसा कब होगा, अगर इसको 2 गुना किया ये भी 2 गुना हो गया। ऐसा कब पॉसिबल है, जब इसकी पावर किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल।
समझ रहे हो? अगर इसको मैंने 2 टाइम्स कर दिया, इस ए को 2 टाइम्स कर दिया, तो रेट भी अगर 2 टाइम्स हो रहा है तो मतलब इसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर इसको 2 टाइम्स करने पर रेट भी 2 टाइम्स हो रहा है तो मतलब इसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। अगर इसको 2 टाइम्स करने पर ये 4 टाइम्स हो रहा होता, अगर इस ए को मैंने 2 गुना किया और रेट जो है वो 4 गुना हो गया होता, तो इसकी पावर क्या होती? 2 2 4। जो इसका स्क्वायर बनेगा उतने ही गुना यहां पर रेट हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड केस की अगर बात करें तो दूसरा केस तो आई गेस समझ आ गया होगा। देखो पहला केस जो था, पहले केस में जितने गुना मर्जी करते चले जाओ, अगर रेट सेम रह रहा है तो मतलब ऑर्डर 0 है। ठीक है, और जितने गुना कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हो उतने ही गुना अगर रेट हो रहा है तो मतलब उसका ऑर्डर जो है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। x इज 1, यानी कि ऑर्डर क्या है? 1। ठीक है, अब केस 3 में देखो, अगर मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स करने पर जो आर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो अगर 4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि जितने गुना मैंने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया उसकी पावर अगर 2 हो, यानी कि 2 की पावर अगर 2 करूंगा तभी तो ये 4 टाइम्स होगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स करने पर अगर आर 4 टाइम्स हो रहा है तो मतलब उसकी पावर एक्स क्या होगी? 2 के इक्वल। ठीक है, क्या बात बोली हमने? अगर इसको 2 गुना करने पर ये 4 गुना हो रहा है, तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब ये पावर एक्स जो है वो 2 के इक्वल हो। इसी तरीके से बाकी के केस भी बनते हैं। तो बेसिकली आपको यही 3 केस काम में आने वाले हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और उन क्वेश्चंस में अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो उन क्वेश्चंस के थ्रू डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर एक डाटा गिवन होगा कि जो ऑर्डर है वो कैसे निकाला जाता है। उस पर हम क्वेश्चन करेंगे कि ए की कॉन्सेंट्रेशन को कितने टाइम्स बदलने पर रेट कितने टाइम्स बदल रहा है, उन क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ऑर्डर क्या चीज है और कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ऑर्डर है क्या। ऑर्डर क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर रेट कितने टाइम्स बदलता है, ये हमें बताता है ऑर्डर ऑफ द स्टेज। ठीक है, और हाँ, इसकी हमने कुछ सिग्निफिकेंस देखनी थी। तो जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। ठीक है, जैसे मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं होता, ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। दूसरी चीज, इट कैन बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल। ठीक है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। और तीसरी चीज, मोलिकुलरिटी जो थी वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती थी, बट जो ऑर्डर है वो 3 से ज्यादा भी हो सकता है। इट कैन बी ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी से बिल्कुल ही अपोजिट है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, और ये जो है 3 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास हमने देख लिया कि ऑर्डर क्या चीज होती है। अब इस ऑर्डर के बेसिस पे हम जो रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को क्लासिफाई भी कर सकते हैं। जैसे हमने देख लिया कि जो ऑर्डर है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो उस बेसिस पर जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिस रिएक्शन का ऑर्डर 0 है उस रिएक्शन को हम 0 ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। जिस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं।
जिस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है उसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का उसी अकॉर्डिंग हम रिएक्शंस को क्लासिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं उसके लिए देखो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो हमने रेट कांस्टेंट पढ़ा था रेट लॉ के अंदर, रेट कांस्टेंट जो निकाला था, मैंने आपको कहा था कि पूरे चैप्टर में हम इसी को ही कैलकुलेट करते रहेंगे। तो आइए अब उस रेट कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या है, उसको हमने क्या यूज करना है, कहां पर यूज होता है। तो देखो, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशंस ऑफ रिएक्शन on the basis of order। ऑर्डर के बेसिस पर सबसे पहले वही है जो ऑर्डर होगा, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन नाम हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जहां पर हमने अभी देखा था कि जो रेट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने क्या लिखा था अभी, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर, इसकी क्या करी थी, जीरो करी थी। ठीक है, ए कॉन्सेंट्रेशन को जितनी मर्जी बदलते रहिए और रेट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। अभी देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम उन्हें बोलते हैं जहां पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को जितना मर्जी बदल लीजिए, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बदलेगा ही नहीं। ठीक है, नॉर्मली तो हम ये देखते हैं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारे पास ज्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि रिएक्शन के होने की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। बट ये वो टाइप की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो टाइप की रिएक्शन है जहां पर आप रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन जितनी मर्जी ज्यादा कर लीजिए रिएक्टेंट की, बट जो रेट है वो उतना ही रहेगा, वो इंडिपेंडेंट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन। देखो, इसका मैं अगर एग्जांपल लूं, जैसे कि मान लो आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, मान लो आपके पास कोई भी ऐसी रिएक्शन है जो क्या हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, जैसे फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, इसमें क्या होता है, आपके पास सनलाइट, क्लोरोफिल और जो आपके पास CO2, H2O ये सब चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, आपने देखा है कि सनलाइट जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर CO2, H2O और इसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, सनलाइट और क्लोरोफिल के अंदर होती है ये, तो वो भी होना चाहिए। तो ये सारा कुछ प्रेजेंट होगा तभी ये जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना पाएगी। ठीक है, अब इसके लिए अब यहां पर देखो, क्या आपके पास सिर्फ ये रिएक्टेंट हो, CO2 और H2O की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, CO2 भी बहुत सारा है आपके पास, H2O भी बहुत सारा है, तो क्या आप वहां पर ये प्रोडक्ट्स बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट के साथ साथ यहां पर क्या है, सनलाइट और क्लोरोफिल भी तो चाहिए। अगर ये होगा तभी तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जहां पर सिर्फ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, उनके साथ साथ एक और चीज भी इन्वॉल्व होती है। वहां पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उस पर नहीं डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहां पर जो सनलाइट है, सनलाइट अगर ज्यादा अमाउंट में होगी तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, या फिर कुछ हमारे पास जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, वैसे ये और भी कई चीजों पर डिपेंड करती है, तो श्योरली हम इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं बोल सकते। बट जो हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन जैसे मान लो कोई ए बी आपके पास रिएक्टेंट है और ये ए और बी के अंदर डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन हम किसे बोलते हैं, जहां पर कोई एक रिएक्टेंट आपका डिकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब यहां पर देखो, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को डिकम्पोज होने के लिए सनलाइट बहुत जरूरी चाहिए ही चाहिए। अगर इसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसमें हमने क्या बोला कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ा लीजिए आपका रेट नहीं बदलता है, तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, इसका एग्जांपल है हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जिसमें जो
रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी मर्जी ज्यादा ले लीजिए, बट जब तक आप यहाँ पर सनलाइट नहीं लाओगे तब तक रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन के होने की जो स्पीड है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहां पर जो आप लाइट यूज करोगे उस लाइट की इंटेंसिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितना फास्टली डिकम्पोज होता है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जहां पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर हमारा रेट जो है वो नहीं बदलता है, ठीक है। और ऐसा कहां पर होगा? फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में या किसी लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो जब तक इनको लाइट नहीं मिलेगी तब तक ये डिकम्पोज नहीं होंगे, और इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है? ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है और कौन सी टाइप की रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर होती है, ठीक है। अब देखो यहां पर हम नेक्स्ट जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो देखो उसको कैसे हम डिराइव करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार आपको इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और बोर्ड्स के अंदर भी। तो रेट कांस्टेंट जो है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। देखो रेट कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक रिएक्शन कंसीडर करने वाला हूं। तो ये एक रिएक्शन, कोई भी एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो आपके पास कोई ए रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना है, ठीक है। और एट टाइम जीरो इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं C0, और एट टाइम t इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं Ct, या सिंपल C लिख देते हैं, ठीक है। एट टाइम t इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C और एट टाइम 0 इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C0, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर इस रिएक्शन की मैं बात करता हूं, इस रिएक्शन के लिए जो रेट है वो मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। दो तरीके हमने सीखे हैं, एक तो रेट लो, ठीक है, एक तो सीखा है रेट लो और दूसरा सीखा है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट होता है वो रेट किसके इक्वल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है, रेज टू दी पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको मैं यहां पर एक्स से डिनोट करूंगा, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम हटाते हैं तो क्या आता है? यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज ओके, ठीक है। तो एक तो रेट ऑफ रिएक्शन आप लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करके निकाल सकते हो, और दूसरा जो है अकॉर्डिंग टू रेट लो। एक हमने रेट लो भी पढ़ा था, जो कि हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो पढ़ा था, ठीक है। जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है उसको यूज करके अगर मैं यहां पर निकालूं रेट, तो वो कैसे लिखते हैं हम? रेट इज इक्वल टू, अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो माइनस डी इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt। ये था अकॉर्डिंग टू रेट लो, ठीक है। अब दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन आपको बता रहे हैं, तो दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन है। लेफ्ट हैंड साइड अगर दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या कर दोगे? इक्वल कर दोगे। तो मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो दोनों इक्वेशंस को यूज करके फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट k a to the power x equal to minus d of a by dt। बोलो लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है तो राइट हैंड साइड को भी क्या कर दोगे? इक्वल कर दोगे। अब इसके बाद जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है, ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C है, तो इसको यहां पर डिस्प्लेस कर देंगे, ए की जगह पर C लिखेंगे, इसकी पावर x माइनस डी सी बाय dt। और x क्या है? X इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और हम कौन सी रिएक्शन के लिए यहां पर बात कर रहे हैं? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो x जो है यहां पर क्या है? 0 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, इसकी पावर जो है c की पावर हम क्या कर देंगे? 0 विल बी इक्वल टू माइनस डी सी अपॉन dt। तो किसी की भी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहां पर क्या बच जाएगा? k बच जाएगा, विल बी इक्वल टू माइनस डी सी अपॉन dt, ठीक है। अब इस dt को क्या करो? dt को इधर ले आओ,
किसके इक्वल हो जाएगा ये, के डी टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी सी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब हमने यहां पर कुछ नहीं किया, बस dt को उधर लेकर के गए हैं, के डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी सी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इस तरफ भी इंटीग्रेट कर दोगे, इस तरफ भी इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, तो दोनों तरफ हम कर देंगे इंटीग्रेट। ठीक है, इसको तो करोगे आप इसकी जो लिमिट करोगे आप सी अप टू सी 0। ठीक है, और इसकी करोगे 0 से टी। ठीक है, सॉरी इनिशियल से फाइनल होती है, इनिशियल हो जाएगा आपका C0 और ऊपर आ जाएगा C। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी लिमिट। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, KT के, और इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि C माइनस C0। और बाहर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसको अंदर लेकर के जाएंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, C0 माइनस C के। और इधर क्या है, KT, और T जो है यहां से मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या बन गया, K का हमारा रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, जो कि क्या बोल रहा है, K इज इक्वल टू C0 माइनस C अपॉन T। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम जो है हमारा रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अभी और भी काफी सारी चीजें हमने इसमें कैलकुलेट करनी है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम हाफ लाइफ देखेंगे, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, सब देखेंगे। तो अभी इसको नोट कर लीजिए फिलहाल वीडियो को पॉज करके, और आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।